स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। च6 राजकुमारी चंद्रिका राजा सुचित्रा से शादी कर रहे थे तब वहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आता है जिसका एक पैर मुड़ा हुआ था और इससे उसे चलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने पैर से लचकते हुए अंदर आता है, जिसे देखकर सब हैरान थे क्योंकि कोई नहीं जानता था कि आखिर ये व्यक्ति है कौन और यहाँ क्या कर रहा है। क्या ये महाराज के महल से कोई है? लेकिन जब सबने उसकी वेशभूषा देखी तो ये ख्याल अनेक दिलों दिमाग से निकल गया। उस व्यक्ति ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, काले रंग की धोती और उस पर गहरे नीले रंग का कुर्ता। उस व्यक्ति पर और उसकी पहचान पर संदेह करने के लिए काफी था। जब सब उस व्यक्ति की तरफ देख रहे थे तब वह व्यक्ति लचकते हुए सबके सामने आकर महाराज और महारानी फिर राजा को नमस्कार करता है। उस व्यक्ति को देखकर महाराज उससे पूछते हैं, आप कौन हैं और कहां से आए? यहाँ आने का उद्देश्य बताए। क्योंकि उस व्यक्ति और उसके कपड़े आभूषण देखकर महाराज बता सकते हैं कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। महाराज की बात सुनकर वो व्यक्ति अपनी भारी आवाज में कहता है, महाराज की जय हो। मेरा नाम राज है और मैं यहाँ आपके पुत्र यानी कि राजा का विवाह देखने आया हूँ। जिसकी ये बात सुनकर महाराज उससे पूछते हैं, तुम कहाँ से हो? लेकिन जैसे ही महाराज की बात खत्म होती है तब सामने द्वारा पर खड़ा एक खंभा जो फूलों से लदा हुआ था वो गिर जाता है और उस पर लगे सभी फूल हवा में उठकर नीचे गिरने लगते हैं। और इस आवाज से सब दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहां से 3 व्यक्ति अंदर आ रहे थे, जिसमें 2 पुरुष और एक स्त्री थी। वो स्त्री उन दोनों के बीच में चल रही थी और वो दोनों पुरुष उसके अंगरक्षक की तरह उसके साथ चल रहे थे। उस कन्या की खूबसूरत को देखकर सब वही खड़े हो जाते हैं। वो उन फूलों के बीच से आ रही थी, सबका ध्यान उसकी तरफ ही था। उसने काले रंग का लहंगा पहना हुआ था जिस पर नीले गुलाबी के फूल बने हुए थे, वहीं उसके दुपट्टा नीले रंग का था। उसके बाल चोटी में बंधे हुए थे। उसने गले में सफेद, नीली और काली 3 मालाएं पहनी हुई थी। उसके हाथों में काली और नीले रंग की चूड़ियां थी, साथ ही उसकी कमर काले रंग की तागड़ी बंधी हुई थी। वो भला की खूबसूरत लग रही थी। उसके काले बाल जो उसकी कमर को छू रहे थे, उसके गोरा रंग जिसे देखकर दूध भी शर्मा जाए, वही उसकी काली और गहरी आंखें, उसकी नाक जिस पर अब गुस्सा था लेकिन किसी को दिख नहीं रहा था, वहीं उसके लाल रंग से रंगे रसीले होंठ जो किसी को भी उनका प्यास बना दे। उसकी खूबसूरती देखकर एक बार के लिए तो महाराज की भी सांसें रुक गई थी, लेकिन फिर वो जल्दी ही होश में आए और उन्होंने बड़े ही प्यार से पूछा, तुम कौन हो बेटा और यहाँ किस लिए? उनका ये सवाल सुनकर राज जो वहीं खड़ा था वो आगे आकर कहता है, महाराज ये राजकुमारी चंद्रिका है और ये हमारी राजकुमारी है। जिस पर महाराज पूछते हैं, आप सब कहां से आए हैं? राज बड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है, हम डेमन लैंड से हैं और ये वहां की राजकुमारी है और मैं वहां का मंत्री हूं राज। डेमन लैंड का नाम सुनते ही सबके सब अपनी जगह पर जम जाते हैं और महाराज भी हैरानी के साथ अपने सामने खड़े लोगों को देखता है। उनके तो होश ही उड़ गए थे और वो उसी अवस्था में कहते हैं, डेमन लैंड। सब लोग डेमन का नाम सुनकर कांप जाते हैं क्योंकि सब जानते हैं डेमन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। एक समय था जब हर जगह डेमन का राज था, लेकिन फिर उन्होंने अपना आधार राज इंसानों और बाकी सभी लोगों को दे दिया। लेकिन आज भी डेमन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और उनके योद्धा बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जब महाराजा होश में आते हैं तब वो कहते हैं, लेकिन आपका यहाँ आना कुछ समझ में नहीं आया, मेरे कहने का मतलब। उनकी बात बीच में काट कर राज कहता है, आप फिक्र ना करें, हम तो यहाँ राजा की शादी देखने आए हैं। जिनकी बात सुनकर महाराज एक गहरी सांस लेते हैं और उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। जिस पर मंत्री राज बड़े ही अलग ढंग से कहता है, महाराज आप हमारी चिंता ना करें, आप शादी पर ध्यान दें, ये आपके बेटे की शादी है। जिनकी बात सुनकर महाराज भी हाँ कहकर अब मंडप की तरफ देखते हैं और सब लोग अपना सर मंडप की तरफ कर लेते हैं। लेकिन अपने सामने का नजारा देखकर वो सब कुछ समझ ही नहीं पाते और महाराज महामंत्री सुचित्रा परेशान हो जाते हैं क्योंकि मंडप में केवल सुचित्रा थी, पंडित और राजा वहां थे ही नहीं। ये देखकर महाराज गुस्से से कहते हैं, पंडित जी और राजा बहादुर सिंह कहाँ है? जिस पर सुचित्रा कहती हैं, महाराज हमें नहीं पता। वही राजा बहादुर सिंह जो इस समय अपने सिंहासन के पीछे बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था मानो वो किसी से छुप रहे हो। और बाहर महाराज सबसे कहते हैं, अपने राजा को खोजे। लेकिन तभी राजकुमारी चंद्रिका बड़ी प्यारी और मधुर आवाज में कहती हैं, आप फिक्र ना करें, हम आपकी सहायता करते हैं। इतना कहकर वो अपने अंगरक्षकों की तरफ देखती है और वो दोनों हाँ में अपना सर हिलाकर वहां से चले जाते हैं। वहीं राजकुमारी चंद्रिका की सुंदरता के आगे सुचित्रा बिल्कुल फीकी लग रही थी। वहीं महाराजा और महारानी राजकुमारी को धन्यवाद कहते हैं। कुछ ही देर में अंगरक्षक राजा को सिंहासन के पीछे से निकाल कर सबके सामने लाते हैं और वही राजा डरते हुए राजकुमारी चंद्रिका की तरफ देख रहे थे और अपने पुत्र को ऐसा बर्ताव देखकर महाराज जोर से चिल्लाकर कहते हैं, ये किस प्रकार का बर्ताव है आपका? लेकिन राजा केवल चंद्रिका को ही देख रहे थे और कोई भी बता सकता है कि राजा इस समय डरे हुए हैं।
तभी राजकुमारी चंद्रिका बड़े ही अलग ढंग से कहती हैं, राजा बहादुर सिंह जी आपको विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन राजा कोई जवाब नहीं देते और वो धीरे से मगर डरते हुए कहते हैं, पिताजी मुझे ये विवाह नहीं करना। जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और वो सबसे ज्यादा हैरान तो अपने राजा की हालत को देखकर थे। उनके राजा बहादुर सिंह बहुत शक्तिशाली राजा है, वो अपराजिता है, लेकिन फिर भी वो इस डेमन राजकुमारी को देखकर डर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल हर किसी के दिमाग में इस समय दौड़ रहा था। वहीं राजकुमारी केवल मुस्कुरा रही थी और ये मुस्कान खुशी की तो बिल्कुल नहीं थी। वहीं राजकुमारी को मुस्कुराता देख राजा अपने पिता से फिर कहते हैं, पिताजी हम ये शादी नहीं कर सकते। जिसे सुनकर महाराज गुस्से से कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं, आपको ये शादी करनी ही होगी। राजा डरते हुए कहते हैं, पिताजी आप मेरी बात को समझिए, हम ये शादी नहीं कर सकते और सुचित्रा से ही नहीं, हम किसी से भी शादी नहीं करेंगे। इस समय सब लोग आपस में बात कर रहे थे। वहीं महामंत्री रामप्रताप जब ये सुनते हैं तो वो बौखला कर कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं राजन, आपने मेरी बेटी से विवाह का वादा किया था और अब आप इस प्रकार अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकते। लेकिन राजा ने तो ठान ली थी कि वो ये शादी अब नहीं करेगा और इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। 7 अनटाइटल्ड चैप्टर। राजा सुचित्रा से विवाह की मना करके जैसे ही जाने लगते हैं तब राजकुमारी के जो 2 अंगरक्षक थे वो राजा को जाने से रोक देते हैं। और ये देखकर राजा उन दोनों से धीमी आवाज में कहता है, अरे अब तो हमें जाने दो। नहीं राजन, जब तक राजकुमारी ना चाहे हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। लेकिन अब आप ये सब छोड़िए और चुपचाप यहाँ खड़े रहिए। हम ठीक है, राजा गहरी सांस लेकर कहते हैं। वहीं महामंत्री तो अब भी महाराज और महारानी से बात कर रहे थे, लेकिन वो बस उसे तसल्ली दे रहे थे। तभी उसकी नज़र राजकुमारी चंद्रिका पर जाती है और वो मन में कहता है, जब यहाँ डेमन प्रिंसेस है और अगर वो मेरी तरफ हो गया तो मेरी बेटी को यहाँ की रानी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये सोचकर वो महाराज और महारानी को छोड़कर सीधा डेमन प्रिंसेस के पास जाकर अपना सर झुकाकर कहता है, राजकुमारी आप बहुत दयालु हैं, हम तो बहुत गरीब है और हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कृपया करके हमारी सहायता करें। हमारे राजा विवाह का वादा करके अब मेरी बेटी को छोड़ रहे हैं, कृपया यहाँ न्याय करें। वहीं उसे राजकुमारी चंद्रिका से बात करता देख सब हैरान थे, क्योंकि वो सीधा राजकुमारी से बात करने चला गया और दूसरी तरफ उसे यूं राजकुमारी से बात करता देख राजकुमारी के दोनों सिपाही कहते हैं, क्या ये महामंत्री मूर्ख है जो स्वयं मरने जा रहा है। जिस पर दूसरा कहता है, सही कहा भाई, राजकुमारी तो इसे जिंदा गाड़ देंगी। हाँ भाई, इसे कहते आ बैल मुझे मार। ये कहकर वो दोनों मन ही मन हंस रहे थे। फिर वो राजा की तरह देखकर धीरे से उसके कान के पास आकर कहते हैं, राजा हमें लगता है आपके ससुर जी आज नहीं बचने वाले, क्योंकि वो खुद शेर के मुंह में हाथ दे रहे हैं। राजा उनकी बात सुनकर कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे भी इस समय यही लग रहा था। वहीं महाराजा ये देखकर थोड़ा गुस्से से कहते हैं, महामंत्री ये किस प्रकार का बर्ताव है और आप हमारे अतिथियों को कैसे परेशान करते हैं। उसकी बात का महामंत्री पर ऐसा लग रहा था मानो कोई असर ही नहीं हो रहा। वहीं राजकुमारी जब महामंत्री को इस तरह खुद से याचना करते देखती है तो वो महाराज की तरफ देखकर कहती हैं, महाराज अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम इस मामले को हल कर सकते हैं। ये सुनकर महाराज कुछ नहीं कहते। वो तो मना करना चाहते थे, लेकिन वो डेमन प्रिंसेस को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो कहते हैं, हाँ जरूर राजकुमारी आप कर सकती हैं। ये सुनकर सब राजकुमारी की तरफ देखते हैं जैसे वो उनके फैसले का इंतजार कर रहे हो। राजकुमारी राजा और सुचित्रा की तरफ देखकर सुचित्रा से कहती हैं, क्या तुम राजा से शादी करना चाहती हो बिना किसी दबाव के। जिस पर सुचित्रा जोर से अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और वो ऐसे गर्दन हिला रही थी जैसे उसकी गर्दन टूट जाए। और फिर वो राजा बहादुर सिंह की तरफ देखकर कहती हैं, क्या तुम महामंत्री की बेटी सुचित्रा से शादी करना चाहते हो बिना किसी दबाव के। ये सुनकर राजा की तरफ देखने लगते हैं। सबकी नजरों में राजा बहादुर सिंह एक ताकतवर और निडर राजा है और इसलिए सब राजा की तरफ देखते हैं। राजा पहले अपने मम्मी पापा और फिर महामंत्री के सामने खड़ी राजकुमारी चंद्रिका को देखकर नामे गर्दन हिलाता है, जिस पर राजकुमारी चंद्रिका कहती हैं, अपने मुख से जवाब दे। राजा सबके सामने महामंत्री से कहते हैं, महामंत्री रामप्रताप मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ करें। ये कहकर वो राजकुमारी की आंखों में देखने लगता है। और ये सुनकर महामंत्री कहता है, राजा जी आप ये नहीं कर सकते, आप इस तरह भरी सभा में मेरी बेटी को इनकार नहीं कर सकते, आपको इसके लिए कोई ठोस वजह देनी होगी। जिस पर राजा कुछ नहीं कहता, लेकिन राजकुमारी का मंत्री अपने पैरों से लचकता हूँ आकर महामंत्री से कहता है, हम जानते हैं कि आपके राजा क्यों आपकी पुत्री सुचित्रा से विवाह नहीं करना चाहते, या ये कहें कि नहीं कर सकते। आप कहना क्या चाहते हैं। महामंत्री रामप्रताप थोड़ा गुस्से से कहता है। जिस पर राज हंसने लगता है। वो बिना कुछ कहे राजकुमारी के पास जाकर बैठ जाता है।
वहीं राजा डरते हुए राजकुमारी चंद्रिका की तरफ देख रहा था और वो अपने आप को उन दोनों अंगरक्षकों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था जो कि हर बार नाकाम हो रही थी। वहीं राजा अब इन सब से तंग आकर राजकुमारी की तरफ देखकर खुद को छोड़ने का इशारा करता है, लेकिन राजकुमारी उसे नजरअंदाज करती है। वहीं दूसरी तरफ महाराज ये सब देखकर अपने सभी अतिथियों से कहते हैं, हमें क्षमा करें, विवाह में विलंब होगा तो आप सब भोजन करके जा सकते हैं। ये सुनकर सभी अतिथि वहां से भोजन करने के लिए चले जाते हैं। राजकुमारी और उसका मंत्री भी जाने को होता है, तभी महामंत्री जो राजकुमारी को खुद की ढाल समझकर उन्हें वहीं रुकने का आग्रह करता है और राजकुमारी चंद्रिका भी वहीं रुक जाती है। महाराज सबको भीतर कक्ष में ले जाकर सबको सिंहासन पर बैठकर कहते हैं, महामंत्री रामप्रताप, अब ये विवाह नहीं हो सकता। लेकिन क्यों महाराज, मैं आपका वफादार मंत्री हूं, मैंने हमेशा आपका साथ दिया और आपके बाद मैं राजा के साथ भी हमेशा खड़ा रहा, तो क्या यही फल है मेरी वफादार का? महामंत्री सारी पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहते हैं, महामंत्री, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करा सकते, क्योंकि वो उससे ना ही प्रेम करता है और ना ही वो उसकी तरफ आकर्षित है। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? अगर हम जबरदस्त इन दोनों की शादी करा भी दे तो हमें नहीं लगता कि आपकी बेटी कभी प्रसन्न रहेगी और आपकी बेटी आजीवन दुखी ही रहेंगी। अब आप ही बताएं, क्या आप अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी देना चाहते हैं? महाराज उन्हें समझाते हुए कहते हैं, महाराज, अगर हम आपकी बात मान ले तो क्या आपको लगता है अब हमारी बेटी से कोई शादी करेगा? महामंत्री रामप्रताप अपनी समस्या महाराज के सामने रखते हुए कहता है ताकि महाराज उसकी बेटी की शादी राजा से करा दे। जिस पर महाराज कुछ देर सोचकर कहते हैं, महामंत्री, अगर आप बुरा ना मानो तो हम एक सुझाव देना चाहते हैं। कैसा सुझाव महाराज? महामंत्री पूछते हैं। मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, लेकिन कर्ण राज्य का राजकुमार कशिश आपकी बेटी से प्रेम करता है और वो इससे जरूर शादी करेगा। हम खुद उसके पास ये प्रस्ताव भिजवाएंगे। महाराज की बात सुनकर महामंत्री भी कहते हैं, ठीक है महाराज, जैसा आप चाहें। ये कहकर वो और उसकी बेटी वहां से चली जाती है और इस समय उस कक्ष में राजा, महाराजा, महारानी और राजकुमारी चंद्रिका, उनके दोनों अंगरक्षक और राज उनका मंत्री। महाराज राजकुमारी से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलते ही है, तभी राजा, जो इतनी देर से उन अंगरक्षकों के चंगुल में फंसा हुआ था, वो जो से चीख कर कहता है, अब हटाओ इन्हें यहाँ से, क्या तुम इन्हें मुझे मारने के लिए लाए हो? और राजा की ऐसी बातें सुनकर राजकुमारी कहती हैं, क्या हुआ, आप तो राजा बहादुर सिंह है, तो क्या आप इन दो अंगरक्षकों को नहीं संभाल सकते? जिस पर राजा और भी गुस्से से कहता है, हमने कहा हटाओ, किस बात का बदला ले रही हो? वहीं राजकुमारी अपने अंगरक्षकों को इशारा करती है कि वो राजा को छोड़ दें। फिर वो राजा के सिंहासन के पास आती है और उसे अपने पास आता देख राजा चैट अनटाइटल्ड चैप्टर। राजा जब अपने आप को उन अंगरक्षकों से आजाद कर लेते हैं तब वो देखते हैं तो वो डर से अपने पैरों को मोड़कर अपने सीने के पास लाकर पकड़ लेते हैं और थोड़ा डरते हुए कहते हैं, मेरे पास मत आना। जिस पर राजकुमारी मुस्कुराते हुए कहती हैं, राजा बहादुर सिंह, आपको नहीं लगता कि आपको ऐसे बैठना शोभा नहीं देता? और ये सुनकर राजा अपने पैरों को फिर से नीचे रखकर सीधा होकर जैसे ही बैठते हैं, राजकुमारी चंद्रिका उनके बिल्कुल सामने आकर अपने दोनों हाथों को उसके सिंहासन के ऊपर रखकर उनके ऊपर झुककर उनकी आंखों में देखते हुए थोड़ा गुस्से से कहती हैं, राजा बहादुर सिंह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे शादी करने की, और वो भी बिना मुझे बताएं, क्या अब तुम? और इतना कहकर वो रुक जाती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। राजा की आंखें इस समय बिल्कुल बंद थी और वो बस वहां कांपते हुए बैठा था और वो उसी तरह कांपते हुए कहता है, इन सब में मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या अब तुम मुझसे झूठ भी बोलोगे? राजकुमारी चंद्रिका गुस्से से उसे घूरते हुए कहती हैं, मैं झूठ नहीं बोलता और ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। और ये वो अपनी हल्की सी भूरी आंखों को खोलकर कहता है और कहते ही वो फिर उन्हें बंद कर लेता है। मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोलते, लेकिन तुम सच भी तो नहीं कहते। वैसे ये सब बात छोड़ और मेरी एक बात ध्यान से कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, और ये बात पक्की है। इस बात में ना तुम कुछ कर सकते हो ना ही कोई और, ठीक है? और हाँ, दोबारा ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत। ये सब राजकुमारी चंद्रिका ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा था। इस समय वो बेहद खतरनाक लग रही थी और उसकी वो मुस्कान किसी को भी डरा दे। इतना कहकर वो अपने दोनों अंगरक्षकों और राज को लेकर वहां से चली जाती है। राजा को डरा हुआ छोड़कर और उसके माता पिता जो इन सब से अंदर तक हिल चुके थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि डेमन प्रिंसेस ने अभी उनके सामने उनके अपने बेटे से प्रेम प्रपोजल दिया है और इससे वो अंदर तक हिल चुके थे। सबसे पहले उसकी माँ होश में आती है और फिर उसके पिता, और वो दोनों अपने बेटे की तरफ देखते हैं और एक साथ कहते हैं, क्या ये सब सच? जिस पर उनका बेटा जाते हुए कहता है, हाँ, ये सब जो कुछ हुआ सच है। फिर वो वहां से चले जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर पूरी बात जानने के लिए अपने बेटे के पीछे पीछे जाते हैं।
वहीं राजा बहादुर सिंह यहाँ से सीधे अपने महल में बने शाही तालाब में जाते हैं और अपना मुकुट अपने पास खड़े एक दास को देकर उस तालाब में कपड़ों के साथ छलांग लगा देते हैं और ये देखकर उसके माता पिता उसके पास आकर सबको वहां से जाने का कहकर खुद राजा के पास जाकर बैठ जाते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं, बेटा वो जो अभी अंदर हुआ वो सब क्या था। उसके पिता थोड़ा गुस्से से कहते हैं, और मुझे बताओ तुम क्यों उस राजकुमारी के सामने ऐसे डर से कांप रहे थे। तुम हमारे बेटे हो राजा बहादुर सिंह, तुम यहाँ के राजा हो, तुम्हें किसी के सामने कमजोर दिखने और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। उसकी ये बातें सुनकर राजा एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है, पिताजी मैं मानता हूँ कि मैं राजा हूँ, लेकिन आप ये बात कैसे भूल सकते हैं कि वो डेमन लैंड या डेमन वर्ल्ड की एकलौती राजकुमारी है। तो फिर क्या हुआ, वो राजकुमारी है, राजा नहीं। उसके पिता कहते हैं, पिताजी वो अपने पिता से ज्यादा ताकतवर और भयानक है। राजा बहादुर सिंह बिना किसी भाव के कहता है, तो क्या हुआ, और एक बात बताओ, तुम उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो, कहीं क्या तुम उसे पहले से ही जानते हो। उसके पिता शक्की भाव से पूछते हैं। जिस पर राजा बिन हिचकिचाए कहता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ, और इसलिए मैंने आप दोनों से पहले ही कहा था कि ये शादी नहीं होगी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और इसलिए आज ये सब हुआ। ये कहकर वो एक गहरी सांस के साथ अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसके पिता कहते हैं, लेकिन तुम एक डेमन प्रिंसेस को कैसे जानते हो, और वो भी इस हद तक। जिस पर राजा उनकी बात बीच में काटते हुए और पानी से बाहर निकलकर कहता है, हाँ मैं उसे पहले से जानता हूँ, लेकिन पहली बार वो मुझसे प्रेम करती है, मैं नहीं, और इस शादी में वो खुद आई थी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये कहकर वो वहां से आगे कुछ भी ना कहकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी इस समय डेमन लैंड में आ चुकी थी और वो अपने सिंहासन पर अपनी आंखें बंद करके और अपना सर पीछे करके बैठी थी। वहीं उसके सामने उसके दोनों अंगरक्षक आपस में लड़ रहे थे। उस राजा की हिम्मत कैसे हुई हमारी राजकुमारी के अलावा किसी और की तरह देखने की। सही कहा, कैसा राजा है भला हमारी राजकुमारी जैसा इस पूरे विश्व में कोई है। सही कहा भाई, हमारी राजकुमारी कितनी ज्यादा सुंदर है और वो कितनी ताकतवर है, इस पूरे विश्व में इनसे सुंदर है कोई। हाँ बिल्कुल सही कहा, वो राजा तो है ही अंधा। सही कहा, उसे तो हीरे की कदर ही नहीं है। हाँ ये सब सोचकर मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उस राजा की चटनी बना दूं। और मेरा तो मन कर रहा है उसे तब तक मारूं जब तक वो मौत की भीख ना मांगे। वो दोनों ऐसे ही लड़ रहे थे, तब एक सिपाही आकर राजकुमारी के सामने अपना सर झुकाकर कहता है, राजकुमारी की जय हो, सम्राट ने आपको याद किया है। ये सुनकर राजकुमारी अपनी आंखें खोलकर उस सिपाही को देखकर उसे जाने का इशारा करती है और अपनी सीट से उठकर वहां से जाने लगती है। ये देखकर चंगू और मंगू उसके अंगरक्षक भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो एक खुला हुआ बगीचे था जहां उसके पिता राजा चंद्रसेन विराट अपने हाथ में अपने तलवार लेकर उसे एक कपड़े से साफ कर रहे थे। वो दिखने में आज भी बहुत कम उम्र के लगते थे और उनके पास उनकी पत्नी, जिनका नाम महेश्वरी विराट था, वो एक बेहद सुंदर और आकर्षक महिला थी। उनके बाल धरा को छू रहे थे और इस समय वो सम्राट के पास बैठी हुई थी और उन्हें चाय दे रही थी। उन्होंने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था जो उनकी खूबसूरती को निखारना रहा था। उनकी आंखें हिरनी जैसी और उनके होंठ लाल रस से भरे हुए, उनका बदन ऐसा जैसे कोई अप्सरा हो। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि राजकुमारी को खूबसूरती उसकी माँ और दादी से विरासत में मिली है। वहीं उसके पिता, जिन्होंने काले रंग का लिबास पहना हुआ था, वो इस समय एक ताकतवर डेमन सम्राट लग रहे थे। वहीं जब वो अपनी बेटी को देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। चेनाइन अनटाइटल्ड चैप्टर। डेमन लॉर्ड एक स्टोन पर बैठे हुए थे और वो अपनी तलवार को साफ कर रहे थे और उनके पास उनकी पत्नी बैठी हुई थी। जब राजकुमारी चंद्रिका उनके पास जाती है तो वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद अपनी बेटी को देख रहे थे। सम्राट अपनी बेटी से कहते हैं, कैसी हो बेटा, कैसा रहा सफर। सब ठीक है पिताजी, चंद्रिका बड़े ही आराम से कहती हैं, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अच्छी बात है, वो भी मुस्कुराकर कहते हैं। वहीं उसकी माँ भी खड़ी होकर अपनी बेटी को गले लगाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहती हैं, मेरी प्यारी बच्ची कैसी है। माँ मैं ठीक हूँ, वो भी अपनी माँ को जवाब देती है। वैसे तुम कहाँ गई थी, उसके पिता उससे पूछते हैं। वो हकलाते हुए कहती हैं। सम्राट चंद्रिका का हकलाते हुए कहती हैं। तब सम्राट चंद्रिका के पास खड़े मंत्री राज को देखकर कहते हैं, राज तुम बताओ ये कहाँ गई थी। सम्राट राज से पूछते हैं। राज जब सम्राट की नजरें खुद पर देखता है तो वो अपने आप को संभाल कर पहले राजकुमारी फिर सम्राट की तरफ देखकर सब सच बोलने के लिए खुद को तैयार करता है और वो एक गहरी सांस लेकर सम्राट को सारी घटना विस्तार से बताता है। राज की पूरी बात सुनकर सम्राज्ञी बड़े ही गुस्से से कहती हैं, उस राजा की इतनी हिम्मत कि वो हमारी बेटी को धोखा दे सके।
अरे भाग्यवान उस बेचारे की, इसमें क्या गलती, उसने तो सबके सामने विवाह के लिए मना कर दिया था। इससे पता चलता है कि वो विवाह करना ही नहीं चाहता था, और वैसे भी वो एक सामान्य व्यक्ति है, भला उसकी क्या हालत जो वो हमारी बेटी से विवाह करने से मना कर सके। सम्राट अपनी बात रखते हुए कहते हैं। आप क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, सम्राज्ञी भी कहती हैं। जिस पर सम्राट अपने मन में कहते हैं, मैं तो चाहता ही नहीं कि वो राजा हमारी बेटी से शादी करे। वो देखने में एक राजा कम जोखर ज्यादा लगता है, शक्ल बस देखने लायक है, नहीं तो वो किसी भी काम का नहीं। अजी आप सोच क्या रहे हैं, सम्राज्ञी सम्राट के चेहरे के बदलते भावों को देखकर कहती हैं। कुछ नहीं भाग्यवान, सम्राट कहते हैं। तभी महाराज का महामंत्री वहां अपनी कमर लचकाते हुए आता है, और वो इतराते हुए बड़े ही प्रभावी ढंग से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचकर कहता है, सम्राट। उसकी आवाज सुनकर सम्राज्ञी खुश होकर और सम्राट अपने दांतों को पिसते हुए एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहते हैं, महामंत्री महोदय, आप यहाँ आखिर कहाँ आपद आए हैं जो आप यहाँ पधारे। सम्राट, आप हमें इस प्रकार कैसे बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ आपके लिए एक खुशी का समाचार देने आया था। महामंत्री अपनी आंखें को मटकाते हुए और मुंह बनाते हुए अपने हाथों और कमर को लहराते हुए कहते हैं। ऐसा क्या महामंत्री, अच्छा बताइए क्या समाचार है जो आप अपने शुभ कदमों को लेकर आए हैं। सम्राट अपने दांतों को भींचकर और बात को खींचकर कहते हैं। सम्राट, आप ऐसे कैसे महामंत्री से बात कर रहे हैं, आप भूलिए मत वो मेरे मायके से है और उनके साथ दुर्व्यवहार हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। सम्राज्ञी अपनी बात को सम्राट के सामने कठोरता से रखते हुए कहती हैं। वहीं राजकुमारी एक गहरी आह भरकर कहती हैं, फिर शुरू हो गए दोनों के दोनों। और वो वही आराम से बैठ जाती है। हमें याद है भाग्यवान कि ये आपके मायकी से है, आपको हर समय याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं। सम्राट अपने गुस्से को दबाते हुए कहते हैं। सम्राट, आप हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, हम ये कदापि सहन नहीं करेंगे। महामंत्री भी अपनी आंखें को और कमर को मटकाते हुए कहता है। अरे हम क्या आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ये तो आपके पिता ने आपके साथ किया है। सम्राट उसे गुस्से से देखते हुए कहते हैं, जैसे इन दोनों के बीच ना जाने कितने सालों की दुश्मनी हो। हमारे पिताजी ने किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया हमारे साथ, महामंत्री सम्राट से कहते हैं। यही कि वो बनाना भूल गए कि तुम्हें लड़का बनाए या लड़की, और गलती से ये अजीबो गरीब प्राणी बन गया। सम्राट उस पर व्यंग करते हुए कहते हैं। सम्राट, आप हमारी निंदा कर रहे हैं, महामंत्री अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहते हैं। निंदा, अगर हमारे बस चले तो हम पता नहीं आपके साथ क्या कुछ नहीं कर दे। महामंत्री, अगर आप हमारे महामंत्री ना होते तो हम आपके साथ। सम्राट अपने स्थान से उठते हुए कहते हैं, तो आप हमारे साथ क्या। सम्राट, महामंत्री अपने पैरों को पीछे करते हुए कहता है। हम आपके साथ। सम्राट आगे बढ़ते हुए कहता है। महामंत्री ये देखकर हड़बड़ाते हुए कहता है, सम्राट अपने स्थान पर रुक जाए और आप हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते। महामंत्री कहते हैं, हम तो आपके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। सम्राट, ये कहकर महामंत्री वहां से अपनी कमर लचकाते हुए भागने लगते हैं। वहीं सम्राट अपनी तलवार लेकर चिल्लाते हुए उसके पीछे भागते हैं। वहीं सम्राज्ञी, रुकिए सम्राट। लेकिन तब तक सम्राट महामंत्री के पीछे जा चुके थे। महामंत्री भागते हुए चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ सम्राज्ञी, राजकुमारी कोई तो हमें बचाओ। और ये कहता हुआ वो भागता हुआ कुछ दूर आ जाता है और एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है। सम्राट भी उसके पीछे अपनी तलवार लेकर भाग रहे थे और उसे जमीन पर गिरा देखकर वो तलवार लेकर हंसते हुए कहते हैं, आज तो तू गया महामंत्री, आज तो तू गया। चटैन अनटाइटल्ड चैप्टर। अपने पिता का आदेश मानकर राजकुमारी चंद्रिका दक्षिण दिशा में अपनी सैनिक टुकड़ी के पास जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन वो जाने से पहले राजा बहादुर सिंह के लिए एक पत्र लिखाकर अपने मंत्री राज को दे देती है, जो उसके जाने के बाद ये पत्र राजा को दे दें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वहीं राजा बहादुर सिंह तालाब से निकलकर अपने कमरे में चले जाते हैं और उसे यूं जाता देख उसके माता पिता बस एक आह भरकर चले जाते हैं। राजा बहादुर सिंह अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलकर अपनी टेबल पर बैठ जाता है और उसकी नज़र उस टेबल पर पड़े एक बरस पर जाती है और वो पुरानी यादों में चला जाता है। फ्लैशबैक शुरू। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक लड़का अपने से छोटी लड़की के पीछे भाग रहा था, जिन्होंने इस समय सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। लड़के ने धोती और उस पर कुर्ता, वहीं लड़की ने भी सफेद रंग का लहंगा और सफेद चोली। वो उस लड़के से 2 साल छोटी लग रही थी, लेकिन काफी फुर्तीली। वो लड़का भागते हुए कहा रहा था, अरे रुक जाओ और मुझे ये वापस दो, ये कोई खेलने की चीज नहीं है। जिस पर वो लड़की वही बरस गो इस समय राजा के टेबल पर रखा है, वही बरस उस छोटी लड़की के हाथ में था और वो भागते हुए कहती हैं, अगर ले सकते हो तो लेकर दिखाओ राजकुमार। और ये कहकर वो हंसते हुए भागने लगती है। वहीं वो लड़का भी चिल्लाकर कहता है, राजकुमारी रुक जाओ, मैं थक गया हूं और मुझे ये बरस वापस दो।
इतना कहकर वो लड़का वही घास में बैठ जाता है और कुछ देर बाद वो लड़की भी उसके पास आकर बैठ जाती है। वो लड़का उससे बरस छीनने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे ये दो, ये मेरा है। मैं नहीं दूंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मुझसे दोस्ती कर लो और ये बरस तुम ले लो। ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती करता हूं, अब तो वो बरस मुझे दे दो। ठीक है, आज से तुम मेरे दोस्त, वादा? हाँ पक्का वादा, आज से हम दोस्त। इतना कहकर वो लड़का उस लड़की से वो बरस लेकर उसके साथ वहां से चला जाता है। फ्लैशबैक खत्म। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजा अपने ख्यालों में खोए हुए थे, तब एक सैनिक आकर कहता है, राजा आपको महाराज बुला रहे हैं। ये सुनकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी एक लेटर हवा में उड़ते हुए उसके टेबल पर आकर गिरता है। और ये देखकर राजा जाकर उस पत्र को उठा लेते हैं और उसे खोलकर पढ़ने लगते हैं, जिसमें लिखा हुआ था, मैं कुछ समय के लिए कहीं जा रही हूँ, इसलिए अपना ध्यान रखना और अगर कोई भी जरूरत हो तो तुम राज को बुला सकते हो। और हाँ, अपना ध्यान रखना। इतने में ही वो पत्र खत्म हो जाता है। राजा उस पत्र को पढ़कर उसे अपने पास एक किताब में रख देते हैं, जिस पर भूरे रंग का कवर था, और वो एक गहरी सांस छोड़कर वहां से अपने माता पिता से मिलने के लिए चले जाते हैं। राजा जब अपने माता पिता से मिलता है तो वो दोनों टेबल पर बैठे हुए थे और उसी का इंतजार कर रहे थे। ये देखकर राजा भी उनके पास जाकर बैठ जाता है और कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलता है तो उसके पिताजी उसे खाना खाने का इशारा करते हैं और वो ये दोनों कर बिना कुछ कहे खाना खाने लगता है। 30 मिनट में वो सब खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद राजा वहां से जाने के लिए जैसे ही उठता है, उसके पिता उसे कहते हैं, बैठे रहो। इस समय वो काफी गंभीर लग रहे थे और उन्हें ऐसे देखकर वहां का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। बस बाहर से ही कुछ जंगली जानवरों की आवाज आ रही थी। महाराज सभी दास और दासियों को बाहर जाने का इशारा करते हैं और उनका ये इशारा देखकर सभी लोग बाहर चले जाते हैं। अब उस कक्ष में महाराज, महारानी और राजा थे। वो तीनों बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे। समय मानो अपने ही स्थान पर रुक गया हो, ऐसा लग रहा था। राजा जब अपने पिता की तरफ देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो तो इतनी देर से उन्हें ही देख रहे हैं। ये देखकर राजा अपना गला साफ करते हुए कहता है, पिताजी क्या मैं जा? जिस पर उसके पिताजी उसे देखकर वहीं बैठने का इशारा करते हैं और फिर उसे देखकर कहते हैं, मैं आज तुमसे एक महाराज बनकर नहीं बल्कि एक पिता बनकर पूछना चाहता हूं, आज जो भी हुआ वो क्या था और तुम उस लड़की को कैसे जानते हो? क्या तुम पहले से ही उसे जानते थे, हाँ या नहीं? ये बातें महाराज ने बहुत गंभीरता से कही थी और उनकी ये बातें सुनकर राजा धीमी आवाज में कहता है, पिताजी मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए सच कहूंगा। हाँ ये बात सच है कि मैं उसे पहले से जानता हूं, लेकिन आज उसे मैंने नहीं बुलाया। राजा अपनी बातें अपने पिता के सामने रखते हुए कहता है, इस समय वो थोड़ा डरा हुआ भी था और इसलिए वो थोड़ा कांप रहा था। ये देखकर उसके पिताजी कहते हैं, तुम कांप क्यों रहे हो? और हाँ, उस सभा में भी तुम डरपोकों की तरफ व्यवहार क्यों कर रहे थे? तुम इस देश के राजा हो और सबको तुमसे डरना चाहिए, ना कि तुम्हें। तुम मेरे बेटे हो, राजा बहादुर सिंह हो तुम। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो उसकी तरफ गर्व से देखते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम विवाह से क्यों भाग गए थे? तुम्हें तो बहादुरों की तरफ उस शैतान राजकुमारी का सामना करना चाहिए था, उसे हमारे देश से बाहर फेंक देना चाहिए था और तुम वहां से भाग रहे थे। तुम कैसे भूल जाते हो, तुम बहादुर सिंह हो जो आज तक कोई जंग नहीं हारा। तुम्हारा नाम सुनकर दुश्मन दुम दबाकर भाग जाता है और तुम उस राजकुमारी के सामने ऐसा व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। अपने पिता की सारी बातें सुनाकर बहादुर सिंह गुस्से से कहता है, पिताजी इन सब में मेरी नहीं आपकी गलती है। पहले आपने मुझसे बिना पूछे मेरा विवाह तय करना दिया और जब मैंने ये कहा कि ये विवाह नहीं होगा तब भी आपने मेरी बात नहीं मानी। और जब मैं मंडप में कह रहा था मुझे ये विवाह नहीं करना, लेकिन आपने मेरे साथ जबरदस्ती की और इसलिए वो यहाँ आई। मैं तो खुद उससे बच रहा था, लेकिन अब वो मेरे सर पर नाचने वाली है। सब आपकी वजह से, अब भुगतिए। और हाँ ये बात सच है कि मैं उसे पहले से नहीं, बहुत पहले से जानता हूँ। और पिताजी मैं इस देश का राजा हूँ, लेकिन वो राजकुमारी है डेमन लॉर्ड की, वो सम्राट की बेटी है। अब आप ही सोचिए कौन ज्यादा ताकतवर है, मैं या वो?